Hey guys, this is Bharat. Welcome to my channel Dream and Achieve. Here I am going to start a wonderful lecture series on Indian polity for all the government exams, especially UPSC and PSC. So I hope that my lecture series will be very helpful for all the students who are preparing for the exams and also for the purpose of GK and current affairs. Please keep studying and enjoy the lectures. Hope they help you to achieve all your goals and succeed in life. Do not forget to please subscribe my channel and please like and share with as many people as possible. इसको हम कंटिन्यू करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम बट शुरू करने से पहले दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ लाल वाला जो बटन सब्सक्राइब का है उसको दबा दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अच्छा अच्छा कंटेंट मिलता रहे फॉर बेस्ट पॉसिबल रिविजन एंड बेस्ट पॉसिबल वीडियोस एंड कंटेंट ऑन यूट्यूब राइट। मेरा विजन और मेरा जो गोल है आप तक ऐसा कंटेंट पहुंचाना जिसको न केवल आप आसानी से खाली पढ़ सकें बल्कि आप मेमोराइज कर सकें और एग्ज़ाम से लेकर के कोई भी जगह जहाँ पे आपको उसका यूज़ है उस नॉलेज का उसका आप रिट्रीव कर सकें अपनी मेमोरी से। सो आई एम मेकिंग लेक्चर्स ऑन पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इंटरनल सिक्योरिटी, आर्ट एंड कल्चर, एनवायरनमेंट, एथिक्स एंड एप्टीट्यूड and geography and history as well. So please stay tuned for my upcoming lectures on YouTube. But उस सब के लिए आपका सिंसियर एक आपको एक छोटा सा बस काम करना दोस्तों, सब्सक्राइब लाल बटन जो है वो दबाना है ताकि मुझे सपोर्ट मिलता रहे आप सभी का, प्लीज़ दोस्तों। So today we'll be talking about writ jurisdiction ऑफ द कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। अगर आपको याद हो तो रिट्स के बारे में मैंने बात आपसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के चैप्टर में भी की है, पर वहाँ पे मैंने अगर आपको याद हो बताया होगा कि मैंने रिट्स के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस किया है ऑन द चैप्टर ऑन फंडामेंटल राइट्स। बट फंडामेंटल राइट्स का लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपसे हाईली रिकमेंड करना चाहता हूँ कि प्लीज़ जा करके उस लेक्चर को देखें। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर इन द एंटायर कोर्स ऑन इंडियन पॉलिटी, राइट। सो इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर एंड आई सिंसियरली वांट कि आप उस चैप्टर को जाएं और ज़रूर देखें बिफोर कमिंग टू द लेक्चर ऑन रिट्स, बिकॉज रिट इज़ समथिंग विच इज़ अ पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ओनली। अगर आपको फंडामेंटल राइट्स के लेक्चर से आप रिकॉल करते हैं तो यू विल कम टू नो दैट आर्टिकल 12 से 35 हमारे फंडामेंटल राइट्स थे, जिसमें आर्टिकल 32 इज द writ jurisdiction of the Supreme Court, which says that Supreme Court can issue writs for the enforcement of fundamental rights. एंड हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के फादर थे बी आर अम्बेडकर साहब, उन्होंने आर्टिकल 32 को सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी इसीलिए कहा है। सो रिट्स जो है वो इशू किए जा सकते हैं बाय बोथ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की पावर इज अंडर आर्टिकल 32 एंड हाई कोर्ट की पावर इज अंडर आर्टिकल 226। However, the Supreme Court can issue writs for the enforcement only of fundamental rights, but High Court can issue it for the enforcement of both fundamental as well as legal rights। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोस्तों जो आपको पता होना चाहिए, बिकॉज क्वेश्चन इसमें आपको कंफ्यूज कर सकता है, राइट। इसके अलावा पार्लियामेंट के पास पावर होती है, वो किसी भी और कोर्ट को अगर चाहे तो एम्पावर कर सकता है फॉर द इशुएंस ऑफ रिट्स। नॉर्मली कॉन्स्टिट्यूशन में और किसी भी दूसरे सबऑर्डिनेट कोर्ट या ट्रिब्यूनल को पावर नहीं है रिट्स को इशू करने के लिए, लेकिन पार्लियामेंट चाहे तो एक एक्ट के थ्रू किसी भी और कोर्ट या ट्रिब्यूनल को रिट्स इशू करने की पावर प्रदान कर सकता है। आइए हम रिट्स के बारे में एक एक करके जानते हैं। रिट्स हैं क्या और इनका मीनिंग क्या होता है। रिट का मतलब बेसिकली होता है दोस्तों, इट इज अ लीगल ऑर्डर इशूड बाय अ कोर्ट टू अ पर्टिकुलर पर्सन और अथॉरिटी टू एक्ट इन अ पर्टिकुलर मैनर। अगर मैं एक लेमैन्स की भाषा में आपको समझाऊं तो ये है इसका मीनिंग। यानी कि दोस्तों सिंपल सी बात है कि रिट तब इशू करता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जब आपके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन किया गया। सो रिट क्या है, एक ऑर्डर की तरह होता है कि आप पर्टिकुलर काम कोर्ट निर्देश देता है कि आप ये काम को करिए फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पर्सन, और आप बाध्य हो जाते हो सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर को पालन करने के लिए। यदि आप नहीं करते हो तो दैट मीन्स यू विल कैन बी पनिश्ड फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अगर आपको याद हो मैंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का आपको बताया है ऑन द लेक्चर ऑन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो ऑब्वियसली अगर आप कोर्ट के किसी ऑर्डर का उल्लंघन करते हो तो दैट मीन्स यू आर बीइंग you will be punishable for the contempt of court. First, it is habeas corpus.
हेबियस कॉर्पस का लैटिन में मतलब होता है यू मे हैव द बॉडी ऑफ, टू हैव द बॉडी ऑफ। सो सिंपल है दोस्तों, नाम से ही समझ में आ रहा है। ऑर्डर बाय अ कोर्ट टू अ पर्सन हु हैज डिटेन्ड अनदर पर्सन टू प्रोड्यूस द बॉडी ऑफ द लेटर बिफोर इट, दिस रेट इज अ बुलवाक ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी अगेंस्ट द आर्बिट्री डिटेंशन। सिंपल सी बात है दोस्तों कि अगर आपको पता हो कि हमारे देश में किसी भी व्यक्ति को जब अरेस्ट किया जाता है या डिटेन किया जाता है तो एक कानून बनाया गया है कि 24 घंटे के अंदर उसको नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास पहुंचाना अनिवार्य है फॉर ट्रायल। कोर्ट में उसका ट्रायल चलेगा। आप उसको आर्बिटरीली कितने भी लंबे समय के लिए पुलिस थाने के अंदर बंद करके नहीं रख सकते जब तक कोर्ट उसका ट्रायल करके उसकी पनिशमेंट सही से नहीं सुना देता तब तक। तो आप बाध्य हो 24 घंटे के अंदर प्रोड्यूस करने के लिए। बट अगर लेकिन अगर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, पुलिस अथॉरिटी हो या इवन कोई प्राइवेट इंडिविजुअल भी हो, जिसने आपको डिटेन करके रखा हुआ है फॉर मोर देन द अलॉटेड टाइम, देन इन दैट केस सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट आदेश दे सकता है उस इंडिविजुअल को या अथॉरिटी को टू प्रोड्यूस द बॉडी ऑफ दैट पर्सन बिफोर द कोर्ट। और इसी को नाम हिट दिया गया हेबियस कॉर्पस, बिकॉज कहीं ना कहीं ये उस बंदे की फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन था। बिकॉज प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्री डिटेंशन, अगर आपको याद हो, प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्री डिटेंशन इज अंडर विच आर्टिकल इन फंडामेंटल राइट्स, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि कौन से आर्टिकल की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। राइट। सो आपको उस आर्बिट्री डिटेंशन से बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जो है हेबियस कॉर्पस के रिट को इशू कर सकता है। और चाहे वो पब्लिक अथॉरिटी हो, प्राइवेट अथॉरिटी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पुलिस जैसे ऑर्गेनाइजेशन है तो उसको भी रिट इशू करके निर्देश दिए जा सकते हैं, और कोई प्राइवेट दूसरी कॉर्पोरेशन हो, कॉर्पोरेट हो, उसको भी इशू किया जा सकता है। नेक्स्ट इट कम्स प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का सिंपली मतलब होता है फॉरबिड। नाम से क्लियर आपको समझ में आ रहा होगा, फॉरबिड। So it is issued by a higher court to a lower court or tribunal. It prevents lower courts or tribunals from exceeding jurisdiction, usurping a jurisdiction that it does not possess. Not available against administrative authorities, legislative bodies or private individuals or bodies. सिंपल है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर एक ये बेसिकली प्रोहिबिशन रेट एक हायर कोर्ट इशू करता है टू अ लोअर कोर्ट। यानी कि मान लीजिए हाई कोर्ट की एक पर्टिकुलर जुरिस्डिक्शन है। जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है उसका दायरा, जिस दायरे के अंदर वो जजमेंट को सुना सकता है और केसेस को ले सकता है। अब मान लीजिए सुप्रीम हाई कोर्ट ने किसी ऐसे जजमेंट का फैसला सुना दिया, या ऐसे केस को ले लिया जिस केस का उसको लेने का अधिकार ही नहीं है, तो फिर ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर प्रोहिबिशन का रिट जारी कर सकता है कि आप तुरंत उस केस को वापस लीजिए, आपकी जजमेंट खारिज की जाती है। बिकॉज आप उस केस को सॉल्व करने के अधिकार ही नहीं था आपके पास। जैसे फॉर एग्जांपल डिस्प्यूट बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, या डिस्प्यूट बिटवीन टू स्टेट्स, या डिस्प्यूट बिटवीन यूनियन टेरिटरीज एंड स्टेट्स। ये सारे के सारे डिस्प्यूट्स सिर्फ अथॉरिटी किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है टू गिव ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इन दिस केस। हाई कोर्ट डज नॉट हैव द पावर इन दिस मैटर। सो ऑब्वियसली ऐसे मैटर्स पे सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? हाई कोर्ट अगर कोई जजमेंट सुना रहा है तो उस हाई कोर्ट के ऊपर प्रोहिबिशन का रिट इशू कर सकता है कि आप अपने दायरे के बाहर जा रहे हैं और जजमेंट सुना रहे हैं, ये आप कहीं से तुरंत आप अपने जजमेंट को वापस लीजिए। तो ये प्रोहिबिशन का मतलब होता है। बट अगेन इसमें आप इंपॉर्टेंट बात ये समझिए कि दिस रिट इज नॉट अवेलेबल अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, लेजिस्लेटिव बॉडीज, प्राइवेट इंडिविजुअल्स और अदर बॉडीज। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, सिर्फ ये हो हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को इशू करता है। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई ऐसा नहीं हो सकता कि एक कलेक्टर है या एक आईएएस अधिकारी है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, और वो अपने दायरे के बाहर अगर कोई एक्शन ले लेता है तो उस पर प्रोहिबिशन का रेट नहीं लग सकता। ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। या फिर कोई पब्लिक या लेजिस्लेटिव बॉडी है, उसका कोई दायरा है, उस दायरे के बाहर जाके उसने यदि काम कर लिया तो उसके ऊपर भी ये रेट नहीं लगाया जा सकता है। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। राइट। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट रेट दोस्तों है सर्शियोररी। सर्टियोररी या सर्शियोररी, आप जैसे प्रोनाउंस करना चाहें। It is issued by a higher court to a lower court, tribunal, administrative authorities affecting rights of individuals. The court issuing the writ can transfer a case pending with the lower court tribunal to itself or squash the order of latter in a case during an error of law. ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सिंपल है। अब ये भी लगभग सिमिलर टू प्रोहिबिशन है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों क्या होता है कि दो अंतर है।
एक अंतर तो ये भी, एक हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को इशू करता है सर्शियरी रिट, बट यहाँ पे वो इसलिए करता है क्योंकि लोअर कोर्ट ने जो डिसीजन सुनाया है उसमें एक बहुत ही सिग्निफिकेंट लॉ का एरर है या फ्लॉ है, मतलब क्लियर कट दिख रहा है कि उसने जजमेंट गलत सुनाई है या लॉ का कोई बहुत बड़ा फ्लॉ कर दिया है। तो ऑब्वियसली वो ऐसे केसेस में जजमेंट को क्या कह सकता है कि भैया नहीं, आपने लॉ में गलती कर दी इंटरप्रेट करने में, इस केस को तुरंत आप या तो खारिज कीजिए अपने जजमेंट को, और या तो आप केस को हमें ट्रांसफर कीजिए, हम सही से करेक्ट करके जजमेंट को सुनाएंगे। So that is the possibility which has been given to the higher court. So if there is a very clear cut and significant error of law which is seen in the judgment, then the writ of certiorari can be issued by the higher court to a lower court. लेकिन यहाँ पे important point ये दोस्तों कि खाली हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को ही नहीं बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज या ट्रिब्यूनल्स को भी ये इशू कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट। But it cannot issue against legislative bodies or private individuals, but administrative authorities के ऊपर कर सकता है। तो किसके ऊपर कर सकता है और किसके ऊपर नहीं कर सकता है, इसी पे बेस दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चंस प्रीलिम में फॉर्म किए जा सकते हैं और फिर वहां पे आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। सो अगर आप कंफ्यूज हो जाएंगे तो फिर आपको दिक्कत होगी, तो इस चीज को बहुत ध्यान से दिमाग में बिठा के जरूर रखिएगा। नेक्स्ट इज दोस्तों मैंडामस। मैंडामस का सिंपली मीनिंग होता है वी कमांड। वी कमांड का मतलब होता है कि issued by a court to a public official asking her to perform her official duties that he or she has failed, refused to perform, or against public body, corporation, inferior court, tribunal or government। सिंपल से बात है दोस्तों, इट इज इशूड बाय कोर्ट टू पब्लिक ऑफिशियल। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, पब्लिक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आ भी चुका है पहले कि भाई कैन द रिट ऑफ मैंडामस बी इशूड टू अ प्राइवेट इंडिविजुअल, तो क्लियरली आप डायरेक्ट आंसर टिक करोगे नो इट कैन नॉट बी, बिकॉज क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि इट कैन ओनली बी इशूड टू अ पब्लिक ऑफिशियल, बिकॉज पब्लिक ऑफिशियल की ड्यूटीज और जो दायरे हैं वो बहुत डिफाइंड है कॉन्स्टिट्यूशन में। एक पब्लिक सर्वेंट के, एक आईएएस ऑफिसर के, एक ब्यूरोक्रेट के, जो एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एक मिनिस्टर के जो पावर्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन और दायरा फिक्स किया गया है। अगर उस दायरे के अंदर वो व्यक्ति काम नहीं करेगा, अगर उस दायरे के अंदर वो व्यक्ति काम नहीं करेगा तो निश्चित बात है कि कोर्ट उसको ऑर्डर इशू करके कह सकता है कि आपने अपनी ड्यूटीज को सही से नहीं निभाया है, आपने अपनी ड्यूटी को रिफ्यूज कर दिया परफॉर्म करने के लिए, राइट। तो पब्लिक ऑफिशियल या पब्लिक बॉडी या इंफीरियर कोर्ट या ट्रिब्यूनल या गवर्नमेंट को ये जो इशू है रिट ऑफ मैंडामस इशू किया जा सकता है कमांड करते हुए कि आप अपने ड्यूटीज को सही से परफॉर्म नहीं कर रहे हो, तो प्लीज आप उन ड्यूटीज को सही से कैरी आउट करिए। मतलब ऑर्डर है, नॉट प्लीज, बेसिकली इट इज एन ऑर्डर। सो इट कैन बी इशूड अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल और बॉडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपको बताया कि प्राइवेट इंडिविजुअल और बॉडी पे इसलिए इशू नहीं किया जा सकता बिकॉज प्राइवेट इंडिविजुअल और बॉडी का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो खुद अपने आप बनाते हैं। गवर्नमेंट या कोई और लॉ लेजिस्लेटिव अथॉरिटीज जो है वो मैंडम वो अपने वो नियम बना के नहीं देती है प्राइवेट इंडिविजुअल को, तो प्राइवेट कॉर्पोरेशन इज फ्री टू मेक इट्स ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो वहां पे आप ये नहीं कह सकते कि भैया आपने कोई ऐसा ड्यूटी का गलत काम परफॉर्म नहीं किया है जो एक्चुअली में नहीं होना चाहिए था, बिकॉज उनकी ड्यूटीज अपने मन से खुद फिक्स है उनके दायरे। So it is not applicable to them to enforce contractual obligation। contractual obligations के लिए mandamus भी नहीं अप्लाई होता है अगेंस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और गवर्नर्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज उनको इम्यूनिटीज प्रोवाइड की गई हैं, तो उनके ऊपर कोई कमांडिंग अथॉरिटी नहीं हो सकती है। अगेंस्ट सीजे और एचसी एक्शन अगेंस्ट इन जुडिशियल कैपेसिटी, सो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के ऊपर भी अप्लाई नहीं किया जा सकता। फॉर डिस्क्रिशनरी ड्यूटीज नहीं किया जा सकता। टू एनफोर्स डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शंस नहीं किया जा सकता। तो ये सारी जो चीजें हैं इनके लिए मैंडामस का रिट यूज नहीं हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये इसी पे बेस जो है क्वेश्चन आ सकता है। सो आई होप आप इन पॉइंट्स को याद रखेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज क्वो वारंटो। दीज आर ऑल लैटिन टर्म्स दोस्तों। सो इसीलिए पुराने ज़माने का बहुत ही कॉन्सेप्ट है, वहाँ से लिया गया डायरेक्टली। सो इसीलिए लैटिन वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, हेबियस कॉर्पस, मैंडामस, क्वो वारंटो, बट यू शुड नो द मीनिंग ऑफ ऑल। क्वो वारंटो का मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट। सिंपल है दोस्तों, इशूड बाय कोर्ट टू इंक्वायर इनटू द लीगैलिटी ऑफ क्लेम ऑफ अ पर्सन टू पब्लिक ऑफिस। जैसे कि मान लीजिए कोई भी पब्लिक ऑफिसर है, मान लीजिए एक कलेक्टर का ऑफिस है, इट इज अ पब्लिक ऑफिस, एक मिनिस्टर का ऑफिस है, इट इज अ पब्लिक ऑफिस।
तो अगर आपको लगता है कि कोई एक ऐसा बंदा उस ऑफिस को होल्ड कर रहा है जो उसके लिए क्वालिफाइड नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल एक लोकसभा का मेंबर बनने के लिए एटलीस्ट 25 साल का व्यक्ति को होने की जरूरत है, कंपलसरी है। बट लेकिन मान लीजिए एक बंदा घपला करके अपने सर्टिफिकेट में या कैसे भी करके बाय हुक और बाय क्रुक अपना इलेक्शन में जीत गया और 25 साल से कम का है वो, और लोकसभा चुनाव में मंत्री भी बन गया, तो कल के दिन कोर्ट को अगर ऐसा इंफॉर्मेशन कहीं से मिलती है कि भैया ये बंदा गलत तरीके से इस ऑफिशियल पोजीशन को होल्ड करके बैठा है, तो कोर्ट को वारंटों का रिट इशू करके कह सकती है कि इंक्वायरी की जाए कि इसकी लीगैलिटी क्या है उस ऑफिस को होल्ड करने की। सो इट प्रिवेंट्स इलीगल यूसरपेशन ऑफ पब्लिक ऑर्डर बाय पर्सन, राइट, बिकॉज इलीगल तरीके से अगर आप क्वालिफाइड ही नहीं हो उस ऑफिस को होल्ड करने के लिए, लीगैलिटी आपकी वो अलाउ ही नहीं करती है, सो यू कैन नॉट होल्ड दैट ऑफिस। It can be issued against ministerial or private offices only against substantive public office of a permanent character created by a law or constitution. But again बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो पॉइंट आ गया, it can be issued against ministerial or private offices only against substantive public office of a permanent character created by a law in the constitution. तो यहाँ पे देखिए, अभी मैंने कुछ ही देर पहले आपको बोला मिनिस्टीरियल, सो राइट, मिनिस्टर्स के लिए नहीं किया जा सकता है, राइट, सो दिस इज इंपॉर्टेंट, है ना। या प्राइवेट ऑफिसेज के लिए ऑब्वियसली नहीं किया जा सकता। अगेन मैंने आपको बताया प्राइवेट ऑफिसेज के लिए इसलिए नहीं किया जा सकता बिकॉज प्राइवेट कंपनीज अपने नियम और रूल्स रेगुलेशन खुद डिसाइड करती है, हर कंपनी का अलग अपना रूल होता है, तो वो कंपनी खुद ही अपना बटन लेगी अपने ऑफिस की लीगैलिटी को चेक करने के लिए, कोर्ट उसका जो बटन है वो नहीं लेगा, राइट। बट मिनिस्ट्रियल ऑफिस पे भी एप्लीकेबल इसलिए नहीं बिकॉज मिनिस्ट्रियल ऑफिस के लिए भी कोई ऐसी सच क्वालिफिकेशन डिफाइंड नहीं है, बट ऑब्वियसली लोकसभा का मेंबर होना कंपलसरी है, तो उस पे अगर उस ग्राउंड्स पे अगर वो डिस्क्वालीफाई होता है कि भाई 25 साल से कम का है, तो ऑब्वियसली यस, तो ऑब्वियसली उसको हटा दिया जाएगा। बट उसके अलावा वंस ही इज ए मेंबर ऑफ द लोकसभा, उसके बाद मिनिस्टर वो बनेगा या नहीं बनेगा, उसके लिए कोई ऐसे फिक्स्ड ग्राउंड्स डिसाइडेड नहीं है, आपस में लोग डिसाइड करते, तो देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ लीगैलिटी देयर। तो इसलिए उस ऑफिस के लिए ऑब्वियसली क्वो वारंटो का रिट एप्लीकेबल नहीं, बिकॉज मिनिस्टर इज टोटली बाय चॉइस, सब लोग आपस में पॉपुलरली खुद चूज करते हैं कि कौन व्यक्ति मिनिस्टर बनेगा। बेसिकली चीफ मिनिस्टर इन कंसल्टेशन विद द गवर्नर स्टेट के केस में, एंड प्राइम मिनिस्टर इन कंसल्टेशन विद द प्रेसिडेंट इन द केस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इट कैन बी सॉट बाय एनी इंटरेस्टेड पर्सन नॉट नेसेसरली एग्रीव्ड पर्सन, ये सबसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई जो व्यक्ति, बाकी सारे रिट्स ऐसे है भाई खाली वही लोग अपना सॉर्ट कर वही सीख कर सकते हैं जिसके फंडामेंटल राइट्स और अधिकार छीने गए, बिकॉज रिट का बेसिक पर्पस क्या है, रिट का बेसिक पर्पस है टू एनफोर्स द फंडामेंटल राइट्स ऑफ अ पर्सन। यदि आपके फंडामेंटल राइट्स किसी भी तरीके से छीने गए हैं तो आप कोर्ट के पास जाके कह सकते हो कि रिट इशू करवाइए, तो कोर्ट के पास कह सकते हो मेरे फंडामेंटल राइट छीने गए हैं, आप प्लीज रिट इशू करके हमारे इसको तुरंत इन्फोर्स करवाइए, सो दैट कैन बी पॉसिबल। बट क्वो वारंटो की खासियत यह है कि यहाँ पे ऐसा जरूरी नहीं है कि खाली जिस व्यक्ति का जो एग्रीव्ड है या जिसको परेशानी है उससे प्रॉब्लम है वही व्यक्ति जा सकता है, बल्कि बल्कि कोई भी व्यक्ति जिसे लगता है कि भाई इस बंदे ने इलीगल तरीके से पावर को या ऑफिस को हड़प के रखा हुआ है, वो जाकर के कोर्ट में शिकायत कर सकता है। इट कैन बी सॉल्व्ड बाय एनी पर्सन, whereas all the other writs require locus standi। locus standi का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था very clearly in the chapter on public interest litigation। if you want to know more about it go and watch that lecture। locus standi का सिंपल मीनिंग होता है कि जो एग्रीड पर्सन है, जो परेशान है, वही जाके कोर्ट में रेमेडी को सीख कर सकता है। बट पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ऑफ PIL हैज रिलैक्स्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ locus standi, यानी कि PIL अलाउ करता है कि आपके आपके जस्टिस को सीख करने के लिए कोई थर्ड पार्टी भी आपकी तरफ से पिटीशन फाइल कर सकता है कोर्ट में इन द इंटरेस्ट ऑफ द लार्जर पब्लिक। सो दीज आर द 5 टाइप्स ऑफ रिट्स दोस्तों। आई होप आपको लेक्चर अच्छे से समझ में आएगा, एंड आई होप आप पूरे चैप्टर को फंडामेंटल राइट्स को अच्छे से पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी। प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल बाय क्लिकिंग ऑन द रेड बटन, एंड टारगेट करते हैं दोस्तों प्लीज 100 सब्सक्राइबर्स विद इन अ मंथ, प्लीज आप मेरे बढ़ाओ ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे फॉर अमेजिंग कंटेंट ऑन यूट्यूब। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस वीक, गुड बाय।